हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी सरोवर पर। आज हम बात करेंगे सुब्रमण्यम भारती जी की रचनाओं की विशेषताओं पर। उनकी रचनाएं किस प्रकार की थी, उनकी क्या क्या विशेषताएं थी, क्या खास बात थी, उस पर आज हम बात करेंगे उदाहरण सहित। तो आइए शुरू करते हैं। सुब्रमण्यम भारती की रचनाओं की विशेषताएं उनकी साहित्यिक प्रतिभा, सामाजिक जागरूकता और राष्ट्रीय भावना को दर्शाती है। उनकी कविताएं और गद्य रचनाएं तमिल साहित्य को आधुनिक बनाती है और स्वतंत्रता संग्राम, समाज सुधार और मानवतावाद को प्रेरित करती है। मतलब कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो सुब्रमण्यम भारती हैं, जिन्हें महाकवि भारती भी कहा जाता है, वो तमिल साहित्य के बहुत बड़े रचनाकार हैं जो स्वतंत्रता संग्राम के प्रेरक कवि थे। उनकी कविताएं और जो लेख थे वो देश प्रेम, समाज सुधार और इंसानियत को वो फैलाने का काम करते थे। और जो उनकी रचनाएं थी वो तमिल साहित्य को एक नया रंग रूप प्रदान किया और लोगों को आज़ादी, समानता और एक दूसरे से बंधुत्व का, जो भाईचारे का व्यवहार है, वो सभी को सिखलाए अपने कविताओं के माध्यम से। तो आइए हम देखते हैं। पहला इनका जो विशेषता है, राष्ट्र प्रेम और स्वतंत्रता का उत्साह। भारती की कविताएं स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित करती हैं और भारत माता को शक्ति और एकता के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करती हैं। उनकी रचनाएं भावनात्मक और क्रांतिकारी है। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो यहाँ पे जो भारती जी है, उनकी कविताएं एक तरह से जो स्वतंत्रता संग्राम है उससे प्रेरणा लेने का काम करता है। और जो इनकी कविताएं हैं वो देश प्रेम, समानता और एक तरह से एकता के प्रतीक के रूप में हमारे समक्ष आता है। और उदाहरण में हम देखेंगे उनकी कविता की पंक्तियां हैं। स्वदेश, यहाँ पे गीतांजलि में वे लिखते हैं कि भारत माता के चरणों में मैं पुष्प अर्पित करता हूँ। यह कविता भारत की एकता और स्वतंत्रता के लिए समर्पण को दर्शाती है। मतलब कि इन्होंने अपनी कविताओं में स्वतंत्रता को अत्यंत उच्च स्थान प्रदान किया है। आगे है कि स्वतंत्रता का गान जो आप सभी के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, उसमें वो कहते हैं कि ब्राह्मणों को मालिक कहने के दिन अब बीत गए, हम नाचेंगे और गाएंगे। अर्थात जो ब्राह्मण है, जो उच्च वर्ग के लोग हैं, अब वो हमारा शोषण नहीं कर सकते, अब हम उन्हें मालिक नहीं कहेंगे, अब हम स्वतंत्र हो गए हैं, अब हम किसी के गुलाम नहीं बन के रहेंगे। तो यहाँ पे भी एक तरह से उन्होंने स्वतंत्रता पर ही जोर दिया है। अगली जो विशेषता है वो है समाज सुधार और जातिवाद विरोध। मतलब कि यहाँ पे जो समाज है उनमें किस प्रकार के सुधार किए गए थे, और जो जाति विरोध है यानी कि उच्च नीच और उच्च वर्ग निम्न वर्ग का जो जातिगत भेदभाव था, उन्होंने उसका कड़ा विरोध किया था। तो यहाँ पे उनकी रचनाएं जातिवाद, अंधविश्वास और सामाजिक असमानता के खिलाफ है, जो समानता और सक्षमता पर आधारित परिवर्तन की मांग करता है। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो भारती हैं उन्होंने जो जात पात और समाज की जो बुराइयां हैं उन्हें खत्म करने पर बात करते हैं। और उनकी कविताएं जो कहती है कि सब इंसान बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, और वे चाहते हैं कि लोग एक दूसरे से भाईचारे का संबंध बनाकर रहे, एक दूसरे को सम्मान दे। तो उदाहरण स्वरूप हम देखेंगे इनकी ही कविता, जो कविता का है वो है पप्पा पट्टू में वे बच्चों को सिखाते हैं कि जाति हाल इल्लेडी पापा कुल तत्व मिले, यानी कि जाति कुछ नहीं है, नीति और विद्या ही श्रेष्ठ है। यह बच्चों को समानता की भावना जगाती है। यानी कि उनकी जो कविताएं हैं वो एक तरह से जो बच्चे हैं उनको भी समझ में आ जाए उस भाव से लिखते हैं कि जो बच्चे हैं वो बाल्यावस्था से ही लोगों का जो सम्मान है, सम्मान करना, उनको आदर सम्मान करना, उनका आदर सत्कार करना, ये सभी उन्हें बाल्यावस्था से ही सीखना चाहिए। तो वो इस प्रकार की भी कविताएं रचते हैं। तो अगला है स्त्री मुक्ति और सशक्तिकरण। यानी कि जो जो स्त्रियां हैं उनको एक तरह से उनके बंधनों से मुक्त, यानी कि उनको भी अपने अधिकारों की प्राप्ति होनी चाहिए, वो भी स्वतंत्र हैं, और उनका जो सशक्तिकरण अर्थात वो भी एक तरह से ताकतवर है। तो उन पर बात करते हैं। भारती ने नारी शिक्षा, स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया। नारी की शक्ति और विद्रोह
का प्रतीक बनाया है। मतलब कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि उस समय जब स्त्रियां को सिर्फ घर तक सीमित रखा जाता था, तब भारती मतलब यहाँ पे जो सुब्रमण्यम भारती जी हैं वो कहते हैं कि जो औरतें हैं, जो स्त्रियां हैं, उनको मतलब वो ताकतवर हैं। और उन्होंने जो कविताओं में स्त्रियों को पढ़ने, अपने हक के लिए लड़ने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। और वो स्त्रियों को आज़ादी को, देश के मतलब आज़ादी से जोड़ते हैं कि अगर स्त्रियां आज़ाद होती हैं, अगर मतलब नारी सशक्तिकरण होता है, तो जो हमारा देश है वो भी एक तरह से और मतलब स्वतंत्रता की ओर आगे बढ़ता रहेगा। उदाहरण में हम देखेंगे यहाँ पे पंचाली शतपथम यहाँ पे थम में कि वो द्रौपदी का चित्रण करते हैं जो धोत में अपमान के खिलाफ विद्रोह करती है। नारी मुक्ति और भारत माता की गुलामी से मुक्ति का प्रतीक है। इसमें पंक्ति कृष्णा मेरे अपमान का बदला लो नारी की शक्ति और स्वतंत्रता की मांग को दर्शाती है। मतलब यहाँ पे ये अपनी पंक्ति के माध्यम से ये दर्शा रहा है कि स्त्रियां तब स्वतंत्र नहीं है कि वो अपने स्वयं की मतलब जो स्वयं का उनका जो रक्षा है वो खुद कर पाए। तो इसलिए ये नारी मुक्ति यानी कि नारी मुक्ति की बात करते हैं कि स्त्रियों को भी स्वतंत्र रहने का हक है ताकि वो स्वयं की अपनी रक्षा कर सके। आगे बात करेंगे हम, इनकी जो अगली विशेषता है वो है प्रकृति का सौंदर्य और प्रेम। मतलब कि जो यहाँ पे वो बात करते हैं कि उनकी कविताएं प्रकृति के सौंदर्य और उनकी शक्ति को मानव भावनाओं से जोड़ती हैं। उदाहरण में कुयल पांड्युटू में कोयल की मधुर आवाज के माध्यम से प्रेम और प्रकृति का चित्रण करता है। मतलब यहाँ पे उनकी एक पंक्ति है कि कोयल के गीत में प्रेम का संदेश है जो प्रकृति के साथ साथ हृदय को जोड़ता है। यह कविता प्रेम और प्रकृति के मधुर समन्वय को दर्शाती है। मतलब यहाँ पे जो भारती जी हैं उनकी जो कविताएं हैं वो प्रकृति की खूबसूरती को बहुत ही प्यारा और एक तरह से जिंदगी से जोड़ती है, जो प्रकृति को एक दोस्त की तरह दिखाते हैं कि जो दिल को सुकून देता है। और उन्होंने जो अपनी कविता के माध्यम से कहा है कि जो कोयल का गाना है वो प्यार का संदेश लाता है और जो दिल को प्रकृति से जोड़ता है। तो जो इनकी ये कविता है वो प्यार और खूबसूरती का एक तरह से जादू बिखेरती रहती हैं। आगे है भक्ति और अध्यात्म का आधुनिक स्वरूप, यानी कि जो भक्ति का एक नया अंदाज इन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से पेश किया है। उनकी भक्ति कविताएं परंपरागत होते हुए भी व्यक्तिगत मुक्ति और सामाजिक जागरूकता से जुड़ी हैं। मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भारती जी कह रहे हैं कि जो भक्ति है वो कविताएं पुरानी पूजा पाठ से अलग थीं और वो भगवान को माता पिता दोस्त या प्रेमी की तरह देखते थे और भक्ति को जिंदगी को बेहतर बनाने से जोड़ते थे। यानी कि जो भक्ति है सामाजिक जागरूकता यानी कि जो व्यक्तिगत यानी कि जो पर्सनल मुक्ति की बात करते हैं कि जो भक्ति के एक तरह से जंजाल में फंस कर लोग एक तरह से भक्ति में लीन के माध्यम से नहीं, जबकि वो भक्ति के माध्यम से अपने जीवन को और अच्छा बनाए और अपनी जो व्यक्तिगत मुक्ति है अपने जीवन को और अच्छा संवार सकते हैं। तो उन पर वो यहाँ पे बात करते हैं। उदाहरण में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कृष्ण यहाँ पे पट्टुट में कृष्ण की माता पिता मित्र और प्रेमिका के रूप में चित्रित किया गया है। कृष्ण तुम मेरे सर्वस्व हो, मेरे हृदय में बसते हो, ये इनकी पंक्तियां हैं। यह भक्ति और प्रेम का मिश्रण है जो आधुनिक संदर्भ में अध्यात्म को प्रस्तुत करता है। मतलब कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो यहाँ पे कृष्णन पट्टू में कृष्ण को कहते हैं कि तुम मेरे सब कुछ हो, मेरे दिल में बसते हो। ये कविता भक्ति को बहुत ही प्यारा और निजी बनाती है कि जो तुम सिर्फ मंदिर तक सीमित नहीं हो बल्कि तुम एक माता पिता मित्र प्रेमिका सबके रूप में चित्रित हो। आगे हम बात करेंगे पांचवा जो है इसमें तमिल साहित्य का आधुनिकीकरण। मतलब कि जो तमिल साहित्य है उसका एक नया रंग रूप। भारती ने तमिल कविता को पारंपरिक शैली से मुक्त कर सरल प्रवाहमयी और जन सुलभ बनाया, जिसने तमिल भाषा और संस्कृति को पुनर्जन्म दिया।
मतलब यहाँ पे जो भारती जी हैं उन्होंने जो तमिल साहित्य है उसकी जो कविता को आसान और सबके लिए बना गया कि जो उनकी कविताएं पुराने तमिल कवियों से प्रेरणा लेती थी लेकिन नए जमाने की बात करती थी। उन्होंने तमिल भाषा और संस्कृत को एक नई ताकत दी कि जो सभी लोग समझ सकें। तो उदाहरण में उन्होंने स्वदेश गीतांजलि और जन्मभूमि में उनकी सरल भाषा और आधुनिक शैली ने तमिल कविता को आम जनता तक पहुंचाया। उनकी रचनाएं प्राचीन कवियों जैसे यहाँ पे वल्लुवर से प्रेरित है लेकिन आधुनिक संवेदनाओं से व्यक्त करती है। मतलब कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो गीतांजलि में यानी कि स्वदेश गीतांजलि और जन्मभूमि है उन्होंने उसकी आसान भाषा में तमिल कविता को आम लोगों को दिल तक पहुंचाया, यानी कि जो वहाँ के आम जनता है, आम जो मतलब निवासी हैं वहाँ के, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था तो उन्होंने मतलब अपनी कविताओं में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया कि जो आम लोग समझ सके, जो पढ़े लिखे वो भी, जो मतलब नहीं पढ़े लिखे वो लोग भी। तो यहाँ पे वही बात करते हैं कि लेकिन मतलब जो उसके मुद्दे थे, कविताओं के जो शीर्षक थे, वो आज के समय को देखते हुए उन मुद्दों को उठाते थे अपनी कविताओं में। अब हम अगला बात करेंगे विश्व बंधुत्व और मानवतावाद। मतलब कि सबके लिए एक भाईचारा और सबके लिए एक तरह से प्यार की बात करते हैं और बंधुत्व का, भाईचारे का बात करते हैं वो अपनी कविताओं में। उनकी रचनाएं भारत की सीमाओं को पार कर वैश्विक एकता और मानव समानता का संदेश देती है। मतलब कि यहाँ पे भारती की कविताएं सिर्फ भारत तक नहीं पूरी दुनिया के लिए थी। वे कहते हैं कि सब इंसान बराबर है और दुनिया में एक तरह से स्नेह शांति होनी चाहिए सभी के लिए। तो आगे उन्होंने अपनी जो कविता है उनकी, उसके उदाहरण यहाँ पे है कि जो विडु दलाई में वे कहते हैं कि सर्वजन हितिया सर्वजन सुखिया, यानी कि सभी लोगों का जो एक तरह से सबके लिए सुख और सबके लिए हित की बात करते हैं। आगे जो सभी के लिए सुख और हित की भावना को दर्शाता है, यह उनकी मानवतावादी दृष्टि को व्यक्त करता है। मतलब कि वे किसी में भेदभाव की बात नहीं करते, वे सभी को एक समान मानते हैं। इस दृष्टि को हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं। अगला है बाल साहित्य और नैतिक शिक्षा, यानी कि बच्चों के लिए प्रेरणा की बात करते हैं। उनकी बच्चों के लिए लिखी कविताएं नैतिकता, समानता और राष्ट्रीय भावना सिखाती है। मतलब कि भारती ने बच्चों के लिए भी कविताएं लिखी थी जो बहुत ही आसान भाषा में एक तरह से अच्छाई, देश प्रेम और सबके लिए समानता, यानी कि उनके मन में किसी के प्रति उच्च नीच का भाव ना आए और नैतिकता की बातें अपनी कविताओं के माध्यम से वो बच्चों तक पहुँचाते थे। तो यहाँ पे है पापा पट्टू में उन्होंने, उनकी जो पंक्तियाँ है, जाति कुछ नहीं विद्या और नीति ही ऊंची है। तो यहाँ पे जो बच्चों को सामाजिक जागरूकता और नैतिकता का पाठ पढ़ाती है। मतलब ये बच्चों को सिखाते हैं कि जो मेहनत है वो अच्छाई है। मतलब जो यहाँ से मतलब ये बच्चों को अपनी कविताओं के माध्यम से सिखाते हैं कि किसी भी जाति को कोई चीज़ नहीं, बस पढ़ाई और अच्छे काम ज़रूरी होने चाहिए। यानी कि तुम किस जाति के हो, तुम उच्च वर्ग के हो, तुम निम्न वर्ग के हो, ये मायने नहीं रखता है। कितने तुम्हारे जो अच्छे कर्म है, जो तुम्हारी विद्या है, ये सब कुछ होता है। तो ये मतलब एक तरह से यही बच्चों को सिखाते हैं कि तुम अच्छाई, मतलब सामाजिक जागरूकता, यानी कि समाज के प्रति जागरूक रहना और अच्छी बातों का ज्ञान मतलब पाठ होना चाहिए। ये सब बच्चों को सिखाते हैं अपनी कविताओं के माध्यम से। अगला है बहुभाषी प्रवाह और विभिन्नता। मतलब कि कई भाषाओं की बात करते हैं। इनकी जो इनकी जो रचनाएं हैं हम उसमें देखते हैं कि इन्होंने बहुत तमिल के साथ साथ बहुत सारी भाषाओं में इन्होंने अनुवादन किया, लेखन का काम किया। तो इस पे बात करते हैं। भारती ने तमिल के साथ साथ अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, बांग्ला जैसी भाषाओं का ज्ञान अपनी रचनाओं में समाहित किया। मतलब कि जो भारती जी हैं उन्होंने तमिल, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला जैसी कई भाषाएं मतलब इनको आती थी और उन्होंने उसका प्रयोग कर अपनी कविताओं को और रंगीन बनाने का कार्य किया। क्योंकि उन्होंने तमिल के साथ साथ अन्य भाषा के क्षेत्रों में भी उन्होंने बहुत मतलब स्वतंत्रता के बात करते हैं और राष्ट्रीय हित की बात करते हैं। तो ये सभी लोगों तक पहुंचता रहा। उदाहरण में हम देखेंगे उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर की कहानियों और भगवत गीता का तमिल अनुवादन किया जो उनकी बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाता है। स्वदेश गीतांजलि में बांग्ला और हिंदी साहित्य का प्रभाव देखा जाता है।
मतलब कि यहाँ पे जो रविन्द्रनाथ टैगोर की कहानियाँ थी, भगवत गीता है, उसका तमिल अनुवादन भी इन्होंने किया, यानी कि तमिल भाषा में। और जो इन्होंने मतलब स्वदेश गीतांजलि का जो हिंदी में और बांग्ला साहित्य का असर कहीं ना कहीं मतलब नज़र आता है हमें भारती की सहायता से। अब हम निष्कर्ष देखेंगे। भारती की रचनाएं कविता को समाज परिवर्तन, स्वतंत्रता संग्राम और मानव प्रेम का हथियार बनाती है। उनकी लेखनी में राष्ट्र प्रेम, समाज सुधार, नारी सशक्तिकरण, प्रकृति प्रेम और अध्यात्म का समन्वय, उनकी सरल और विद्रोहात्मक शैली ने तमिल साहित्य को विश्व मंचन पर स्थापित किया। ये रचनाएं आज भी प्रासंगिक हैं और समानता, स्वतंत्रता और प्रेम का संदेश देती हैं। मतलब कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो भारती हैं, सुब्रमण्यम भारती जी, उनकी जो रचनाएं हैं वो बहुत ही अनोखी हैं, जो देश को आज़ाद करने में, समाज को सुधारने और एक दूसरे से प्यार, प्रेम, स्नेह का जो भाव है वो व्यक्त करती हैं। उनकी कविताएं देश प्रेम, समानता, यानी कि सभी लोग एक समान है, जो स्त्रियां हैं वो अपने आप में मतलब उनको पूरा अधिकार है, और प्रकृति को मतलब बात करते हैं यहाँ पे एक मतलब जो भक्ति है उसका एक नया अंदाज यहाँ पे दिखाते हैं। इन सबको जोड़कर उन्होंने जो तमिल साहित्य है, ये भारत और जो तमिल साहित्य है वहाँ तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इन्हें विश्व स्तर पर मतलब एक तरह से पहचान दिलाई इनकी रचनाओं ने, और जो आज भी प्रासंगिक है, जो समानता के लिए, स्वतंत्रता के लिए और जो प्रेम का संदेश देने के लिए आज भी हमारे समक्ष नज़र आता है। जैसा कि आपके पाठ में ही लगा है, स्वतंत्रता का गान, एक तरह से जो राष्ट्रीय प्रेम है, जो स्वतंत्रता है, वो सब हमारे समक्ष आज इनकी कविताओं में नज़र आ रहा है। आशा करती हूँ आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।